हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या हुआ बेबी, आज तुम्हारा मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है। क्या बताऊं यार, मेरा बॉस है ना, सारा दिन मेरे सर पर खड़ा रहता है। कभी ये कभी वो, मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया इसने। ओ माँ बेबी, कितना परेशान हो तुम। आओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देती हूँ। क्या करोगी तुम और कैसे करोगी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जाओ, तुम जाकर रेडी हो जाओ। रेडी? क्यों? मेरा मतलब था कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, इतने में मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद क्या? वेट बेबी वेट, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है। वरुण फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इतने साशा उसके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। कुछ ही देर बाद वरुण फ्रेश होकर आता है और फिर साशा के साथ मिलकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वरुण साशा से बोलता है, वाह यार, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। थैंक यू। अब मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर दूं। मतलब? ओ मेरे प्यारे बलम, तुम लोग कुछ नहीं समझते, सब कुछ करके दिखाना पड़ता है। तुम रूम में चलो, मैं भी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ बेबी, बस आ रही हूँ। इसके बाद वरुण अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी का वेट करने लगता है और बेड पर बैठकर अपनी पत्नी की बात को याद करके कुछ सोचने लगता है। पता नहीं साशा मेरे साथ क्या करना चाहती है, मुझे तो डर लग रहा है। अब बस ये जल्दी से आ जाए तभी पता चलेगा। ऐसा कहकर वरुण बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद साशा कमरे में आती है। वो एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहनकर वरुण के सामने आती है, जिसे देखकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे साशा वरुण की तरफ बढ़ने लगती है। उसे ऐसे अपनी तरफ आता देख वरुण घबराने लगता है। वो साशा से बोलता है, तुम ये कर क्या रही हो? तुम्हारा मूड बनाने की तैयारी। ऐसे कैसे? बस देखते जाओ। साशा वरुण के पास जाती है। वरुण और ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो साशा से बोलता है, बस साशा, आगे मत बढ़ो। मैं समझ गया हूँ तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सब करने की ना ही मुझ में कोई हिम्मत है और ना ही कोई ताकत। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? इतने थके हुए क्यों हो? किया तो कुछ खास नहीं था, फिर भी थकान सी हो रही है, इसलिए मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, गुड नाइट। ऐसा कहकर वरुण सो जाता है और साशा खुद से बोलती है, कैसा घोचू पति मिला है मुझे, मेरे पूरे मूड की बैंड बजा के रख दी। मैंने सोचा था कि इनका मूड अच्छा कर दूंगी, लेकिन इन्होंने तो मेरा ही मूड खराब कर दिया। मैं भी चुपचाप सो ही जाती हूँ। फिर साशा भी सो जाती है। अगले दिन वो वरुण के लिए लंच बनाकर उसे देती है और फिर वरुण उससे बोलता है, सॉरी। किस लिए? कल रात के लिए। तुम मेरा मूड ठीक करना चाहती थी, पर मैंने तुम्हारा ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अब तुम ऑफिस जाओ। कुछ कहोगी नहीं? अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। वरुण ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद साशा खुद से बोलती है, माफ करना। माफ तो करना चाहती हूँ, लेकिन करूँगी नहीं, क्योंकि जो दर्द मुझे हुआ था उसका एहसास तुम्हें भी तो होना था ना, इसलिए मैंने ये सब कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अब जब शाम को आओगे ना, तब तुम्हें निराश नहीं होने दूंगी। इसके बाद साशा अपने घर के काम करने में बिजी हो जाती है। साशा जब अपने सारे काम खत्म कर लेती है, फिर वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और आराम करने लगती है। लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और थोड़ी देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है। साशा बेल सुनते ही गेट खोलने के लिए जाती है और जैसे ही वो गेट खोलकर देखती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, जो साशा से बोलता है, नमस्ते भाभी जी। अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। जी जी। साशा उस साड़ी वाले को अंदर ले आती है और अंदर आने के बाद वो साशा से बोलता है, और बताइए भाभी जी, कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया, आप बताइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ। बस क्या बताएं भाभी जी, हमारा तो काम ही इधर से उधर घूमना है, आज यहाँ तो कल वहाँ, इसीलिए आपके आने में देर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप साड़ियाँ निकालिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी जी। साशा किचन में साड़ी वाले के लिए चाय बनाने चली जाती है। इधर वो अपनी साड़ियाँ निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद साशा उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। फिर वो उससे बोलती है, ये लीजिए, चाय पीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। आप नहीं पी रही चाय? जी नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीती, मैं बस कॉफी पीती हूँ। तभी मैं सोचूं कि आप इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं। अच्छा जी,
आपको ऐसा लगता है? पता नहीं, मेरे पति को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनकी आंखें खराब हैं क्या? नहीं तो ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि जो आपकी सुंदरता नहीं देख पा रहा है वो अंधा ही हुआ ना। बस बस, जैसे भी हैं मेरे पति हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, हम आपको साड़ियाँ दिखाते हैं। ठीक है। साड़ी वाला साशा को साड़ियाँ दिखाना शुरू करता है। वो एक एक करके हर साड़ी को नापसंद करती जाती है। ऐसा करते करते साड़ी वाले की सारी साड़ियाँ खत्म हो जाती है। फिर वो साशा से बोलता है, क्या भाभी जी, हमने आपको इतनी साड़ियाँ दिखाई पर आपको एक भी पसंद नहीं आई। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या करूं? मुझे इनमें से कोई भी साड़ी अच्छी ही नहीं लग रही। अरे आप इनमें से एक आधा पहन कर तो देखिए, जब पता चलेगा कि अच्छी लग रही है या नहीं। अच्छा ठीक है, लाइए पहन कर आती। साड़ी वाला साशा को साड़ी दे देता है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर साड़ी पहनती है और उसके पास वापस आती है। साशा उससे पूछती है, अब बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत ही अच्छी लग रहे हो भाभी जी। अम्मा कसम, आपसे सुंदर नारी हमने आज तक नहीं देखी। बस बस, इतना भी मत फेंको। नहीं नहीं भाभी जी, आपकी कसम, अब सच में किसी परी से कम नहीं लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो ये साड़ी मैं ले लूं? अरे आप सारी ले लीजिए। लेकिन सारी साड़ियाँ लेने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं। पैसे किसने मांगे हैं, आप बस ले लो। ठीक है, फिर दे दो सारी। ठीक है भाभी जी। वो आदमी साशा के लिए सारी साड़ियाँ पैक कर देता है। फिर साशा उससे बोलती है, थैंक यू सो मच। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी बीवी आपको बहुत प्यार करे। बीवी होगी तभी तो प्यार करेगी। मतलब आपकी शादी नहीं हुई? नहीं भाभी जी, अभी तक हम कुंवारे ही बैठे हैं। तो कैसी बीवी चाहिए आपको? बिल्कुल आपके जैसी। अच्छा जी, पर मैं तो थोड़ी अलग किस्म की लड़की हूँ। मतलब ये कि मुझे लोगों का मूड बनाना बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ तो बड़े ही कोमल हैं। मैं पूरी बहुत कोमल हूँ। साशा जैसे ही उसे छूती है, उसके अंदाज बदल जाते हैं। वो मन में खुद से बोलता है, लगता है ये मेरे साथ कुछ करना चाहती है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। सही है, इसका पति तो इसके साथ कुछ करता नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। फिर वो साशा को पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी साशा उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है, मुझे अकेला समझकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? मैं तुम जैसे लोगों को हैंडल करना ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कमजोर मत समझना मुझे। ऐसा कहने के बाद साशा उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर वो वरुण को कॉल करके घर बुला लेती है, जिसके बाद वरुण और साशा दोनों मिलकर उस साड़ी वाले को घर से बाहर कर देते हैं। और फिर साशा वरुण से बोलती है, सुनिए, सुबह के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत रूडली बात की ना। मैंने भी तो नहीं किया था कल रात को, तो हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, पर आज कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हारा मूड बनाकर ही रहूँ। ठीक है, देख लेंगे तुम मेरा मूड बनाती हो या मैं तुम्हारा। अच्छा जी, मुझे चैलेंज कर रहे हो? समझ सकती हो। ओके देन, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चले फिर, इंतजार किस बात का है अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अच्छा पहले खाना खा ले, बहुत भूख लग रही है। हाँ, अभी लेकर आती। वो दोनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो साशा वरुण से पूछती है, रात कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत, इतना मजा मुझे आज तक कभी नहीं आया। मुझे भी। तो हो जाए एक और बार। हो जाए। पायल पिकनिक के लिए लेट हो रही थी और उसका सबसे फेवरेट स्वेटर मिल नहीं रहा था। वो देवकी से उस स्वेटर के बारे में पूछते हुए बोलती है, माँ, मेरा व्हाइट हाई नेक स्वेटर नहीं मिल रहा, आपने रखा है क्या कहीं उसे? देवकी किचन में उसके लिए लंच पैक करते हुए बोलती है, बेड में ट्रॉली बैग के अंदर पड़ा होगा, उसमें देख ले। ठीक है माँ। पायल बेड से बिस्तर हटाकर बेड खोलती है और ट्रॉली बैग को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो ट्रॉली बैग को खोलकर उसमें से स्वेटर निकालकर देखती है और बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो मन में बोलती है, अच्छा बच्चू, यहाँ छुप कर बैठा है, तुझे मैं कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ। चल फटाफट से मेरे पास आजा, आज मैं तुझे पहनना चाहती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने स्वेटर को पीछे की ओर से देखती है और रोते हुए बोलती है, ये क्या हो गया, मेरा फेवरेट स्वेटर नहीं, अब मैं क्या पहनूंगी? ये तो मेरा गिफ्टेड स्वेटर था, मेरा प्यारा स्वेटर।
देवकी पायल के कंधों को स्वेटर से नापते हुए बोलती है। अभी 4 उंगली छोटा रह गया है स्वेटर। माँ, ये मेरे लिए क्या बना रही हो? हाँ, तू बहुत सुंदर लगेगी इसमें। माँ, आपने सीखा है क्या स्वेटर बुनना? नहीं रे, ऐसे ही मेरी नानी मेरी माँ के लिए स्वेटर बनाती थी और मेरी माँ मेरे लिए, और अब मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। अरे फिर तो मुझे भी सीखना चाहिए ना माँ। तू पहले पढ़ाई कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। बाद में सीख लेना स्वेटर बनाना। वैसे भी आजकल हाथ से बने स्वेटर कौन पहनता है? आजकल तो मशीन से रेडीमेड स्वेटर, जैकेट, टोपी और जुराबे सब बने बनाए मिल जाते हैं। पर रेडीमेड स्वेटर में माँ का प्यार थोड़ी ना होगा। ओहो, क्या बात है, तू तो भावनाओं में बह रही है मेरी बेटी। मैं भी आपके लिए ना स्वेटर बनाऊंगी, देखना, व्हाइट कलर का, जिसे पहनकर आप परी लगोगी। मेरा डायलॉग मुझी पर? डायलॉग नहीं माँ, सच कह रही हूँ। पायल सोफे से उतरकर अपनी माँ के पीछे की ओर जाकर खड़ी होती है और अपनी माँ को पीछे से हक करके बोलती है, लव यू मम्मा। इतना बोलकर पायल अपनी फ्रेंड रूबी के पास जाती है और वो अपने स्वेटर के बारे में बताते हुए बोलती है, मेरी माँ मेरे लिए स्वेटर बना रही थी जो मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए अब मैं अपनी माँ के लिए स्वेटर बनाना चाहती हूँ। चल हट, तू और स्वेटर चांस ही नहीं है ब्रो। सच में यार, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज बताना क्या करूँ। जब तू इतना कह ही रही है तो हम दोनों को मार्केट जाना पड़ेगा। वो क्यों? स्वेटर क्या हवा में बनाएगी? ऊन और कांटा चाहिए होगा जिसे तू बिन सके और स्वेटर बन सके। ओहो, मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच ले, और हाँ, पहले तुझे सीखना भी तो होगा। उसकी चिंता मत कर, आंटी है ना। कौन सी आंटी? अरे बुद्धू, तेरी मम्मी। वो किसी डिजाइनर से कम है क्या? अब मैं तेरी मम्मी से पूछ कर ना अपनी मम्मी के लिए स्वेटर बनाऊंगी, डिजाइन वाला। हाँ, मेरी माता, कल चलते हैं मार्केट। अगले दिन रूबी और पायल मार्केट जाते हैं और वहाँ बाजार में ऊन और गरम कपड़ों के ढेर में कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन पायल को एक बहुत खूबसूरत रेशमी ऊन का रेड कलर का गुच्छा दिखाई देता है और वो उस दुकान पर जाकर गुच्छा उठाकर रूबी से बोलती है, ये परफेक्ट रहेगा ना? देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। माँ के ऊपर सूट करेगा ये कलर। वैसे भी आंटी बहुत गोरी चिट्टी है, रेड खिलेगा उन पर। इसको पैक करा ले अब। ओके। पायल उसे दुकानदार को पैक करने के लिए बोलती है और वो दोनों उस गुच्छे को लेकर रूबी के घर जाते हैं। रूबी की माँ अनीता उन दोनों को आते देखकर उनसे बोलती है, कहाँ से आ रही हो भाई तुम दोनों? और ये थैले में क्या है? आंटी, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए, मुझे आपसे मदद चाहिए। क्या हुआ बेटा तुझे? आंटी, मैं अपनी माँ को ना अपने हाथों से स्वेटर बुनकर गिफ्ट करना चाहती हूँ। अरे वाह, तू अपनी मम्मी को सरप्राइज दे रही है। और एक ये मेरी बेटी है जिसे खुद से ही फुर्सत नहीं। नहीं आंटी, वो आपसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, ऐसा क्या? इतना सुनकर रूबी बोलती है, माँ, पहले इसे एक सुंदर सा स्वेटर का डिजाइन बताओ, मेरी बुराई बाद में करना। अरे तुम दोनों सिलाइयाँ लेकर आए हो? दत्तरी की, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ी है। तू टेंशन क्यों लेती है पायल, मेरी माँ सुपर लेडी है, सब संभाल लेगी। अनीता अपने कमरे में जाकर अलमारी से सिलाइयाँ निकालकर पायल को दे देती है और उसे स्वेटर बनाना सिखाती है। और उसके लिए ये सब शुरू में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में उसने अनीता की मदद से स्वेटर की शुरुआत कर दी थी। थोड़े दिन बाद पायल को स्वेटर का सही साइज बनाने के लिए देवकी का नाप चाहिए था। वो शाम को इंची टेप लेकर चुपके से माँ के पीछे खड़ी हो गई और देवकी के कंधों का नाप ले रही होती है और उसके हाथ से इंची टेप नीचे गिर जाता है। देवकी को शक होता है और वो उसे पीछे पलटकर बोलती है, क्या कर रही है तू मेरे कंधों के साथ? अब माँ, कुछ भी नहीं, मैं तो आपके कंधे की मसाज कर रही थी। मेरे से तेजी बेटा, ये हाथों में क्या है? कुछ नहीं माँ, देखो खाली है मेरे हाथ। मेरे कंधों में सच में दर्द हो रहा है, जरा दबा ही दे। ओके। पायल देवकी के कंधों की मसाज करती है और थोड़ी देर बाद देवकी बैठे बैठे सोफे पर ही सो जाती है। पायल मौके का फायदा उठाती है और जमीन पर गिरा हुआ इंची टेप उठाकर कंधों का नाप ले लेती है। थोड़े ही दिनों में पायल स्वेटर को तैयार करती है और कुछ ही दिनों में देवकी का बर्थडे भी आने वाला था। इधर पायल का भाई भी देवकी के लिए दुकान से एक महंगा स्वेटर खरीदकर देवकी को गिफ्ट करने की सोचता है।
देवकी के बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे और तरह तरह के गिफ्ट भी देते हैं। आखिर में सबके जाने के बाद देवकी गिफ्ट्स को खोल कर देखती है। थोड़ी देर बाद पायल और सोनू अपने अपने गिफ्ट्स को लेकर देवकी के पास आते हैं और सोनू बोलता है, देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। देवकी गिफ्ट्स को खोलती है और बोलती है, वाओ, इतना बढ़िया स्वेटर, थैंक्स बेटा। इतना सुनकर पायल अपनी गिफ्ट को अपनी माँ को देते हुए बोलती है, माँ, मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। ओहो, कुछ स्पेशल? देवकी गिफ्ट ओपन करती है और बोलती है, क्या बात है मेरी लाडो, ये मेरी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा है। अरे नायाब कैसे नहीं होगा, आपकी बेटी ने इतनी मेहनत जो की है। मैं इसको जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। आखिर मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है मेरे लिए। वैसे मैंने भी तेरा स्वेटर बना दिया, व्हाइट हाई नेक वाला। सच में? थैंक्स मम्मा। उन दोनों का प्यार देखकर सोनू बोलता है, मुझे भूल गए आप दोनों, मैं हूँ कौन? ए भाई, तू भी ना। तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। थोड़े दिन बाद पायल फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए जा रही होती है। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। पायल अपना गिफ्टेड स्वेटर ढूंढ रही होती है और वो अपनी माँ से भी उस स्वेटर के बारे में पूछती है। उसकी माँ स्वेटर को एक ट्रॉली बैग में रख देती है और जब पायल उस ट्रॉली बैग से स्वेटर निकालती है तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो उसे पूरा अच्छे से देखती है तो वो रोने लगती है और उसके रोने की आवाज सुनकर देवकी पायल के पास आती है और उसे देखकर पायल बोलती है, माँ देखो ना, मेरे स्वेटर को क्या हो गया। दिखा जरा। माँ देखो, इसे कितनी बुरी तरह चूहे ने कुतर दिया है। ये मेरे लिए आपने बनाया था, मेरा फेवरेट था। अब मैं क्या करूँ? अरे तू रो क्यों रही है? मैं दोबारा बना दूंगी, एक स्वेटर ही तो था। पर माँ, आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया था। प्यार से तो बनाया था, लेकिन अगर तू रोएगी तो मुझे बुरा लगेगा ना। तू मेरा स्वेटर पहन ले जो तूने बनाया था, और वो भी तो बहुत सुंदर है। शहर के मॉडर्न रंग ढंग में रहने वाली कुसुम अपने बेटे केशव के लिए एक पढ़ी लिखी सुलझी बहू की तलाश में थी। वहीं उसका बेटा केशव चाहता था कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत हो। इसी के चलते वो एक दिन अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपको मेरी फिक्र नहीं है क्या? मेरी शादी वादी करवाओ, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन बेटा तेरे लिए कल ही एक बेहद खूबसूरत लड़की रिया का रिश्ता आया था। लेकिन वो ना बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की गवार थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। अरे माँ, आपके पास उसकी फोटो है? हाँ है, देख उस टेबल पर पड़ी है। केशव टेबल से फोटो उठाकर देखता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तो कितनी सुंदर है, आपने मना क्यों कर दिया? अरे तेरी सुधा मौसी बता रही थी कि लड़की एक नंबर की गवार है, पढ़ना लिखना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटा ऐसी लड़की हमारे घर को कैसे संभालेगी? माँ, पढ़ाई लिखाई करवा कर क्या हमें उसको IAS बनाना है? अरे घर में रहकर पढ़ाई की क्या जरूरत, और देखने में तो कितनी सुंदर है। आप इसी से मेरी शादी करवा दो। पर बेटा। पर कुछ नहीं माँ, मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से। केशव के जिद करने पर कुसुम को उसका रिश्ता रिया के साथ करवाना ही पड़ता है और कुछ समय में दोनों की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद कुसुम अपनी गवार बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, बहू इस कलश को गिराकर अंदर आ। कुसुम की बात मानकर रिया कलश को अपने हाथ में उठाती है और उसको नीचे गिराकर कुसुम से बोलती है, गिरा दिया सासू माँ, अब आ जाऊँ अंदर। अरे पागल, ये क्या किया? कलश को पैर से गिराना था, हाथ में उठाकर नहीं। इतनी भी समझ नहीं है क्या तुझमें, गवार कहीं की? माँ, वो अभी नई है, घबराहट में पता नहीं लगा होगा कि क्या करना है। आप गुस्सा मत करो, बेचारी डर जाएगी। रहने दे, तू तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया। जा ले जा इसको कमरे में, गृह प्रवेश तो इसने बहुत अच्छा कर दिया। केशव रिया को आराम करने के लिए कमरे में ले जाता है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं। रिया घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और पूरा दिन तैयार होकर टीवी के आगे बैठ जाया करती थी, जिसके चलते एक दिन कुसुम उसको बोलती है, अरे बहू, अब तो तेरी शादी को बहुत दिन हो गए, हाथों की मेहंदी भी उतर गई। अब जरा घर की रसोई को भी अपने कदमों से धन्य करके आज से खाना बनाना शुरू कर दे। पर माँ जी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? शहर में शादी बिना सोचे समझे कर दी। अरे सासू माँ, मेरी
माँ तो मुझसे कहती थी बेटा तो शहर जा रही है तो वहाँ जाकर सेल्फी लेना सीख लियो, उधर के लोगों की तरह टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर फोटो लेना सीख लियो और हमेशा तैयार होके रहियो, क्योंकि शहर में कभी भी किसी के घर कोई भी मेहमान आ सकता है। वाह, पूरा खानदान ही गवार था क्या? जरूरत की चीजें छोड़कर बाकी सब कुछ सिखाया हुआ है। तेरे साथ साथ उनको भी पढ़ने का शौक नहीं था क्या? खैर, मुझे नहीं पता, आज तो खाना तू ही बनाएगी, जैसे मर्जी बना। कुसुम अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अब रिया परेशान होकर सोचने लगती है कि क्या करूं। तभी केशव को फोन करके वो सारी बात बताती है, जिस पर केशव उसे बोलता है, अरे जान, इतनी सी बात, तुम एक काम करो, बाजार से खाना बनाने की किताब ले आओ, उसमें से पढ़ पढ़ कर बना लो सिंपल। और मैं ना थोड़ा बिजी हूँ काम में, इसलिए अब फोन नहीं उठा पाऊंगा, बाय। अरे अरे सुनिए तो, काट दिया। अरे सुन तो लेते, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, अब क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, उसी से अंदाजा लगा लूंगी। रिया बाजार जाती है और एक खाना बनाने की किताब खरीद लाती है, साथ ही कुछ सब्जियां भी लेकर आती है। जिसके बाद वो रसोई में जाकर किताब से राजमा बनाने की रेसिपी पढ़ते हुए बोलती है, सबसे पहले राजमा लेने हैं। यहाँ तो लिखा है कि 2 बॉल राजमा। बाल थोड़ी होगा, बॉल होगा, पर अब बॉल कहाँ से लाऊं? रिया पूरे घर में बॉल ढूंढती है, जिसके बाद उसको घर के स्टोर रूम में एक बॉल मिलती है, जिसको वो 2 हिस्सों में काट लेती है और उसमें राजमा भरकर उसको कुकर में चढ़ा देती है। कुछ देर में राजमा पकने के बाद वो उनको तड़का देने के लिए मसालों की जानकारी पड़ती है। तो किताब में लिखे मुताबिक वो 1 और 1.5 चम्मच नापने के लिए 1 चम्मच को बीच में से तोड़कर उसको आधा काट लेती है। ऐसे ही वो एक ग्लास के साथ करती है, जिसके बाद लगभग 3 घंटों में वो खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और सबको आवाज लगाती है, माँ जी, केशव जी, आइए खाना खा लीजिए। केशव और कुसुम बाहर आते हैं और टेबल पर खाने को सजा देखकर खुश हो जाते हैं, जिस पर केशव अपनी माँ से बोलता है, माँ देखा, मेरी रिया ने बना लिया ना खाना, तुम उसे ऐसे ही गवार समझती हो, वो बिना पढ़े लिखे भी बहुत समझदार है। देखती हूँ तेरी गवार पत्नी को, खाना दिख ही अच्छा रहा है, खाने के बाद पता लगेगा कितना अच्छा है। दोनों माँ बेटे खाना खाने बैठ जाते हैं। रिया के हाथ का खाना खाकर कुसुम बोलती है, खाना तो ठीक ठाक बना लिया तूने, बस नमक कम है। अच्छा, मैंने तो नाप नाप कर सारी चीजें डाली थी, फिर भी कम है। चलो मैं लेकर आती हूँ। और रुक जा बहू, तू खाना खा, मैं लेकर आती हूँ। कुसुम रसोई में जाती है तो देखती है वहाँ सब कबाड़ा फैला हुआ है, चम्मच टूटे पड़े हैं, ग्लास कटा हुआ है, सारे बर्तन तहस नहस हो गए हैं। ये देखकर कुसुम गुस्से में लाल पीली होकर बाहर आती है और बोलती है, बहू, ये रसोई का क्या हाल किया हुआ है? बर्तनों को क्यों तोड़ा हुआ है? वो माँ जी, मुझे खाना बनाना तो आता नहीं, तो केशव जी ने कहा कि किताब में से पढ़ के बना लो, तो मैंने उसमें से देखकर खाना बना लिया। उसमें लिखा था आधा चम्मच नमक, 2.5 गिलास पानी। अब आधा चम्मच नापने के लिए चम्मच को काट के आधा तो करना ही था ना। हे भगवान, ये किस गवार को बहू बना लाई? सुन रहा है तू? इसकी शक्ल देखकर पसंद करके तूने शादी की जिद करी, अब देख तेरी समझदार बीवी के कारनामे। माँ माफ कर दो ना इसको, मैं ले आऊंगा नए बर्तन और समझा भी दूंगा कि आगे से ऐसा ना करे। आगे ऐसा कुछ करके तो दिखाए। इसके साथ साथ तुझे भी घर से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी कुसुम नहीं, नालायक कहीं का। संभाल इस गवार को। जिसके बाद केशव रिया को खाना बनाने का तरीका दोबारा समझाता है, लेकिन एक दिन कुसुम रिया को कुछ पैसे देते हुए बोलती है, रिया बहू, ये पैसे संभाल के रखियो, मैं जब भी जितने मांगू उतने दे दियो। ठीक है माँ जी। एक शाम घर के पास की दुकान का दुकानदार अपने महीने के सामान के पैसे लेने आता है, जिसके बाद कुसुम रिया को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, रिया बहू। जी माँ जी। बहू, मैंने जो तुझे पैसे दिए थे उनमें से आधे पैसे लेकर आइयो। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। रिया अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद रिया हाथ में सारे पैसे लिए बोलती है, माँ जी ने आधे पैसे लाने को बोला है, अब इन्हें आधा कैसे करूँ? हाँ, शायद बीच में से फाड़ के आधे करते होंगे। रिया पैसों को बीच से फाड़ देती है और नीचे अपनी सास को पैसे देते हुए बोलती है, सासू माँ, ये लीजिए आधे पैसे,
देखा मैंने संभाल कर रखे थे। कुसुम अपने हाथ में आधे फटे हुए पैसे देखकर गुस्से में तिलमिलाते हुए रिया की तरफ देखती है और उसे एक थप्पड़ लगाकर बोलती है, गवार औरत, ये क्या किया? सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तेरे में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या कि ये पहचान सके कौन सी चीज कितनी जरूरी है और कितनी कीमती है? माँ जी, आपने ही तो बोला था कि आधे पैसे ले आओ। आधे पैसे मतलब 10,000 दिए थे तो 5,000 लाने थे, ना कि नोट को बीच में से फाड़ कर आधे करने थे। पैसों का भी नुकसान किया, आज तेरी खैर नहीं। इतने में केशव भी घर आ जाता है, जिसके बाद कुसुम उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, आजा, आज तेरी भी लंका लगाती हूँ। नालायक कहीं के, तेरी इस खूबसूरत बीवी की चाह ने मेरे घर की ऐसी तैसी कर दी। आज इसने पैसे फाड़ दिए, अब भी यही बोलेगा कि पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? क्या माँ, मुझे नहीं पता था, इसको इतनी भी समझ नहीं है, माफ कर दो। माफ तो आज मैं करती हूँ तुम्हें। रुको तुम दोनों, आज तुम्हारा भूत ना उतारा ना तो मेरा नाम भी कुसुम नहीं। मैंने पहले ही कहा था, एक और हरकत और तुम दोनों की लंका लगेगी। कुसुम हाथ में झाड़ू लेकर केशव और रिया के पीछे भागती है। दोनों ही उससे बचकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए सुंदरता के पीछे नहीं, समझदारी के पीछे जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।